नमस्कार, टीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। नॉलेज बिट्स के इस सेशन में आज हम बात करेंगे नेशनल इकोनॉमी की। नेशनल इकोनॉमी जिसके बारे में आप हमेशा से सुनते आए हैं, भारत की जीडीपी आज इतनी बड़ी हो गई, हम 5वें नंबर पे हो गए। मोदी जी कहते हैं हम दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। क्या है ये सारी बातें? आज हम इन्हीं पे बात करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में, एनएनपी के बारे में, ट्रिपल पी के बारे में, पीसीआई मींस पर कैपिटा इनकम के बारे में। आइए बिना समय गंवाए बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भारत में कुछ भी जो प्रोड्यूस हो रहा है और वो फाइनली मार्केटेबल जब हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हुई, इसी को कहते हैं जीडीपी। लेट मी एक्सप्लेन इट यू। पहली शर्त है कि ये भारत में प्रोड्यूस होना चाहिए। इंडिया है, इंडिया के भीतर प्रोड्यूस होना चाहिए। कौन कर रहा है मैटर नहीं करता। जैसे यहां पे मान लो एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली, इसने 1 लाख आईफोन्स बनाए। 1 लाख आईफोन्स की जो वैल्यू होगी वो भारत के प्रोडक्शन में जुड़ जाएगी, तो ये भारत की जीडीपी में भी जुड़ जाएगी। ये एप्पल बना रहा है मींस अमेरिकन कंपनी बना रही है, मैटर नहीं करता। बना कहां रही है मैटर करेगा। दूसरी बात, ये इकोनॉमी के भीतर बनने चाहिए, विद इन अ टेरिटरी बननी चाहिए। दूसरी बात, ये हमेशा फाइनली मार्केटेबल होना चाहिए। फाइनली मार्केटेबल मतलब क्या हुआ? फाइनली मार्केटेबल मतलब हुआ, मान लो हमारे पास यही फोन है, आईफोन है। इसी फोन में बहुत चीजें लगेंगी, जैसे कैमरा होगा, कैमरे के साथ साथ अपर बॉडी होगी, माइक होगा, स्पीकर होगा, ऐसे कई पार्ट्स होंगे इसके। तो इन सब की वैल्यू ऐड नहीं हो रही, क्योंकि इन सब की वैल्यू एक आईफोन में ही है ना। तो फाइनली मार्केटेबल प्रोडक्ट क्या है? ये कैमरा है, ये आईफोन है, ये आईफोन है। तो यही आईफोन की जो वैल्यू होगी वो जीडीपी में कैलकुलेट करी जाएगी। तो जब फाइनली मार्केटेबल होता है तब ऐड किया जाता है, और विद इन द इकोनॉमी बनना चाहिए। जीडीपी की ये 2 शर्तें हैं। क्या क्या मींस? ऐसे इसकी डेफिनेशन देखें तो वैल्यू ऑफ फाइनली मार्केटेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी। क्लियर? और इसी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। अब बात करते हैं जीडीपी की। देखिए 2 सेक्टर हो सकते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड। जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ये होते हैं वो जो वेल रेगुलेटेड है, जो रजिस्टर्ड है, जहां पे कैलकुलेशन करना आसान होता है। जैसे मान लो आईफोन की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहां पे ये पता करना कितने आईफोन्स बने, कितने बिक रहे हैं, आसान है। गए कैलकुलेट कर लिया, एवरीथिंग इज रजिस्टर्ड, है ना। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो रेगुलेटेड नहीं है, जैसे सड़क पे ठेले वाले हैं वो सब्जी बेच रहे हैं, ये कैलकुलेट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि भाई साहब कितनी सब्जियां बिकी हैं इस दिन, कुंडा में ही मान लो। तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की प्रॉब्लम है। सो जब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं इसे कैलकुलेट करते हैं जीडीपी के लिए, और जब हम बात अनऑर्गेनाइज सेक्टर की करते हैं तब यहां पे जीडीपी की वैल्यू गेस करी जाती है। क्लियर? जीडीपी उम्मीद है आपको समझ में आया अभी तक। ओके, जीडीपी में मैटर क्या करता है? थिंग्स प्रोड्यूस कहां हो रही हैं, किसके द्वारा हो रही है, मैटर नहीं करेगा। क्लियर है? ओके, जीडीपी में केयर इकोनॉमी नहीं जोड़ी जाती। केयर इकोनॉमी क्या होती है? वो इकोनॉमी जिसकी वैल्यू ना हो, जिसको मॉनेटरी फॉर्म में वैल्यू ना दी गई हो। जैसे आपके घर में कई लोग आपकी सेवा करते होंगे, मम्मी दादी सर दबाती होंगी। एक प्रकार का ये प्रोडक्शन हो सकता था, वो इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन ये केयर इकोनॉमी हुई, इसकी वैल्यू नहीं होती, मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, है ना।
इसलिए ये जीडीपी में ऐड नहीं होता। ऐसे कई प्रकार की केयर इकोनॉमी होती है हमारे पास। ये हुआ जीडीपी की बात। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक। अच्छा, अभी जीडीपी बचा बहुत ज्यादा। जीडीपी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जीडीपी एट नॉमिनल कॉस्ट, जिसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, पहले ये देखो, बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की। जिसे कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। व्हाट डज इट मीन, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। जीडीपी एट मार्केट प्राइस मतलब क्या हुआ? देखिए, जीडीपी में हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, वैल्यू। मान लो ये कार है, एक कार है हमारे पास, ऐसी कार दिख रही है। ये अभी अभी मैंने ही बनाई है, इसे टीसीएस वाले बनाते हैं ये वाली कार, इंजीनियर मैं हूं इसका। ये कार है, इस कार की जो भी वैल्यू है मार्केट में, उस पे अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करें, अगर इसकी वैल्यू मार्केट प्राइस पे कंट्रोल करें, सॉरी कैलकुलेट करें, तब क्या होगा, जीडीपी नॉमिनल जीडीपी कहलाएगी। ठीक है, एट मार्केट प्राइस। क्लियर? देखते हैं इसमें कई प्रॉब्लम्स है। जैसे मान लो इन्फ्लेशन आ गया तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ा कार का। देखिए, इन्फ्लेशन के पहले यही कार 50 लाख की थी, मान लो फॉर्च्यूनर है हमारी। इन्फ्लेशन के बाद सेम कार 60 लाख की हो गई, तो जीडीपी तो 10 लाख बढ़ गई ना, लेकिन असल में प्रोडक्शन बढ़ा नहीं। एक ही कार का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन जीडीपी बढ़ गई। तो नॉमिनल जीडीपी में कई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इसमें जीडीपी में ग्रोथ हो सकती है बिना प्रोडक्शन में ग्रोथ हुए। मींस देखिए, यहां पे एक ही कार थी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा लेकिन जीडीपी बढ़ गई। ये जब तब होता है जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस में। मींस मार्केट को जो चीजें अफेक्ट करती हैं वो नॉमिनल जीडीपी को भी अफेक्ट करती हैं, जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड मेनी मोर थिंग्स। होप यू गॉट इट। नेक्स्ट है जीडीपी एट रियल कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होती है? देखिए, नॉमिनल जीडीपी में क्या हो रहा था, जीडीपी बढ़ रही थी बिना प्रोडक्शन बढ़े। रियल जीडीपी सिर्फ तभी बढ़ेगी जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। नाम में ही देखिए रियल जीडीपी लिखा है। मींस अगर प्रोडक्शन बढ़ा तब जीडीपी बढ़े तो उसे कहते हैं रियल जीडीपी। इसके लिए एक बेस ईयर होता है, जैसे कि बेस ईयर है हमारा 2011-2012। इस समय जो प्रोडक्शन है इससे प्रोडक्शन को कंपेयर करेंगे। 2022 में प्रोडक्शन बढ़ गया तो हम मान लेंगे कि साहब जीडीपी बढ़ गई। इस बार मार्केट वैल्यू मायने नहीं रख रही है। तीसरी जीडीपी है, उसे कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहां पे एक गलत लिख उठा था, सो आई हैड टू डू दीज थिंग्स विथ इट। इसे कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? फैक्टर कॉस्ट क्या होता है ये देखो। किसी भी चीज की वैल्यू है, मान लो कार है हमारे पास, अगेन कार, इस बार टीसीएस वालों ने ऐसी कारें बनाई है। इंजीनियर वही पुराना वाला व्यक्ति, मींस मैं, है ना। ये कार है हमारी। हम बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की जीडीपी की। मान लीजिए गरीबों को कार लेनी है, मेरे प्रकार की इकोनॉमी है ये। मान लीजिए गरीबों को कार लेनी है। मोदी जी ने कहा एक नई योजना बनाते हैं आज से हम, चले भारत का आम नागरिक। उड़े भारत का आम नागरिक आप जानते ही होंगे। एक नई योजना ही चले भारत का आम नागरिक कार में। तो उन्होंने कार पे सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया। कार की कीमत 50 लाख, इस पे सब्सिडी दे दी गई 10 लाख की, कार की कीमत हो गई 40 लाख। जीडीपी में अभी तक यही 40 लाख आ रहा था क्योंकि मार्केटेबल प्राइस 40 लाख हुआ था, राइट। सो दूसरी बात, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ रहे थे।
मोदी जी ने सब्सिडी दी 10 लाख की, इनडायरेक्ट टैक्स लगाया 10 लाख, वापस हो गया था 50 लाख। अब क्या होना था, इन्हीं दोनों फैक्टर्स को हटा देना जीडीपी से कहलाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपने जीडीपी कैलकुलेट करी थी अभी तक? जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस मींस मार्केट प्राइस में से ऐसे लिखिए इसे, नॉमिनल जीडीपी में से जो ये दाम बढ़ कैसे रहे थे, टैक्सेस के कारण, इनडायरेक्ट टैक्स हटा दो, और इसमें सब्सिडी जोड़ दो। सब्सिडी जोड़ क्यों दो, दाम घट रहे थे सब्सिडी के कारण, इसलिए सब्सिडी जोड़ दो। सब्सिडी क्या होती है, वो छूट होती है जो आपको दी जाती है। अब ये क्या कहलाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सो जब भी ये बात हो कि कोई भी चीज आपको फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करनी है, तो आप उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देंगे, उसमें सब्सिडी जोड़ देंगे। क्लियर है? ये हुई तीनों जीडीपी की बातें। आइए अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक जीएनपी की। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी, जीडीपी में हम देख रहे थे मैटर कर रहा था कि चीजें प्रोड्यूस हो कहां रही हैं। जीएनपी में मैटर करता है कि चीजें प्रोड्यूस कर कौन रहा है। जैसे ये इंडियन इकोनॉमी है, इसमें दो तरीके के लोग प्रोड्यूस कर रहे होते चीजें, एक इंडियन कर रहा होगा, एक फॉरेनर कर रहा होगा। फॉरेनर प्रॉफिट बनाएगा तो इंडिया में रखेगा, नहीं रखेगा उसका आउटफ्लो हो जाएगा। फॉरेनर क्या करेगा, आउटफ्लो कर जाएगा, उसका जो मनी होगा वो आउटफ्लो करेगा। ये कोई फॉरेन की इकोनॉमी है, मान लीजिए ये यूएसए की इकोनॉमी है। इसमें भी दो तरीके के लोग होंगे, या तो इंडियन होंगे या फिर पूरे वर्ल्ड के होंगे। ये दोनों चीजें प्रोड्यूस कर रहे होंगे। इंडियन इनफ्लो कराएगा क्योंकि इंडियन पैसा भारत भेजेगा, जिसे आप रेमिटेंसेस कहते हैं, रेमिटेंस कहते हैं। और वर्ल्ड वाले यहीं पे रखेंगे, वर्ल्ड वालों पे हम ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ इंडिया पे भी ध्यान देंगे। सो जीएनपी में क्या हो रहा है, जो प्रोडक्शन फॉरेनर्स द्वारा इंडिया में हो रहा है उसका आउटफ्लो हो जाएगा, जो प्रोडक्शन इंडियन द्वारा इवन फॉरेन में हो रहा है उसका इनफ्लो हो जाएगा। सो इसे क्या कहते हैं, जीएनपी मींस जीडीपी में जब हम आउटफ्लो घटा दे और इनफ्लो जोड़ दे, इसे कहते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। गॉट इट? मींस जीडीपी से आउटफ्लो घटा दो, मींस प्रोडक्शन तो कोई और कर रहा है भाई, बाहर चला गया पैसा, इनफ्लो जोड़ दो क्योंकि बाहर से पैसा इंडिया आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडियन प्रोड्यूस कर रहे थे। सी अनदर थिंग हियर इज कि जो एम्बेसीज होती हैं, दूतावास होते हैं, वो दूसरे की यूनिट माने जाते हैं। जैसे ये इंडिया है, इंडिया में विदेशी एम्बेसी है, और ये फॉरेन में है, ये इंडियन एम्बेसी है। सो अगर एम्बेसी के विद इन प्रोड्यूस हो रहा है तो दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस ओनली। इधर एम्बेसी के भीतर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये यूएस के लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये आपको हमेशा ख्याल रखना होगा, एम्बेसी का फैक्टर। हमारा अगला टॉपिक है एनएनपी। एनएनपी क्या होता है? सी आपको समझ में आया? जीएनपी क्या होता है?
जीएनपी के प्रोडक्शन में मान लो हमारे यहाँ यही कार जो अभी हमने बनाई थी टीसीएस वालों ने मिलके 50 लाख वाली कार और उन काइंड ऑफ फॉर्च्यूनर इट इज, ये कार है हमारे पास, गॉट इट। अब कार के प्रोडक्शन में एक मशीन थी या फिर कार ही है, कार क्या है 50 लाख की है, मार्केटेबल प्राइस। क्या इसकी वैल्यू हमेशा 50 लाख होगी? नहीं ना, बेच लेते। एक साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई? 40 लाख। इसमें डेप्रिसिएशन हुआ कि नहीं? डेप्रिसिएशन मतलब होता है जब मूल्य में कमी आ जाए, जिसे कहते हैं मूल्यह्रास हिंदी में। चीजें जो यूज हो रही होती हैं उनकी वैल्यू में कमी आ जाती है। अब क्या हुआ? इसकी वैल्यू में कमी आ गई, इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। सो जब जीएनपी में डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो बन जाएगा NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगला टॉपिक था हमारा पर कैपिटा इनकम। पहले बात करते हैं पर कैपिटा इनकम के पहले आपको समझना होगा नेशनल इनकम क्या है। अभी नेशनल इनकम तक हम नहीं पहुंचे। सी हमने पढ़ा अभी एनएनपी। जब एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता है उसे ही कहते हैं नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम समझने के लिए आपको जीडीपी समझना होगा, आपको जीएनपी समझना होगा, आपको एनएनपी समझना होगा और एनएनपी को फिर फैक्टर कॉस्ट पे निकालना होगा। फैक्टर कॉस्ट मतलब अगेन एनएनपी में सब्सिडी जोड़ दो और इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दो। ये हुआ हमारा नेशनल इनकम। आया समझ में? और जब इसी नेशनल इनकम को हम अपनी पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तब हमारी आती है पीसीआई, मींस पर कैपिटा इनकम। आज तक आप पढ़ते थे, मैंने कई बार आप लोगों से सुना है पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है? जीडीपी डिवाइडेड बाय इंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। नहीं, जब नेशनल इनकम आएगी, नेशनल इनकम मतलब एनएनपी कैलकुलेटेड एट द फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या? सब्सिडी जोड़ दो, इनकम टैक्स सॉरी इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दो। क्यों सब्सिडी जोड़ रहा? क्योंकि इसके कारण वैल्यू अभी तक कम हो रही थी। इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा क्यों रहा? क्योंकि ये असल में वैल्यू बढ़ा दे रहा था। तो पर कैपिटा इनकम क्या हुई? नेशनल इनकम निकालो, नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, क्या बना? पर कैपिटा इनकम। हमारा अगला टॉपिक था, यहीं पे हम पढ़ते हैं रिसेशन। देखो, जब जीडीपी बढ़ने लगती है तो ग्रोथ बढ़ने लगता है। ग्रोथ बढ़ने के लिए कई बार प्रोडक्शन बढ़ना जरूरी नहीं होता। क्यों? इन्फ्लेशन बढ़ा दो, कीमतें बढ़ा दो तो ग्रोथ बढ़ने लगती है। यहीं पे हम बात करते हैं रिसेशन की। रिसेशन क्या होता है पता है आपको? जब ग्रोथ रेट मतलब जीडीपी आपका कितने रेट से बढ़ रहा है। जब आपकी ग्रोथ रेट वीक हो और ये एकम्पनीड हो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, तब आता है रिसेशन। एक होता है टेक्निकल रिसेशन, जिसमें इंडिया पेंडेमिक के टाइम थी, ये करंट अफेयर से होगा, आप समझ लीजिए। टेक्निकल रिसेशन होता है जब ग्रोथ रेट नेगेटिव हो। भारत की ग्रोथ रेट लगभग 1.5 से 2 साल नेगेटिव रही, उसके बाद अब पॉजिटिव में आई। सो भारत टेक्निकल रिसेशन में था। बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक और लास्ट टॉपिक आज के ट्रिपल पी, जिसे कहते हैं परचेजिंग पावर कैपिटी। देखिए,
जो जीडीपी कैलकुलेट हुई हमारी, उसे हम कंपेयर करना चाहते हैं दूसरी कंट्री के साथ। कैलकुलेट हम कर रहे हैं रुपीस में, कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करते हैं। दो तरीके होते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के। पहला होता है एक्सचेंज रेट का। उम्मीद है आपको एक्सचेंज रेट समझ में आ चुका है। पहले एक्सचेंज रेट क्या था, पहला एक्सचेंज रेट का। दूसरा परचेजिंग पावर पैरिटी का। जब हम अपनी जीडीपी दूसरे के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम यूएस के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, तो जब हम एक्सचेंज रेट में करते हैं तो आपको पता ही है हमारी हालत क्या है। हम बात करते हैं ट्रिपल पी के बेस पे। पहले ट्रिपल पी के बेस पे क्या होता है, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो, एक बास्केट लिया जाता है। बास्केट मतलब ऐसे लिटरली बास्केट नहीं उठा लेते हैं, हाँ, ये सिंबॉलिक है। इसमें सेम नेसेसरी चीजें दोनों देश में ली जाती है। मान लो नेसेसरी चीजें हुई, कुछ भी हो सकता है, ये नेसेसरी चीजें हो गई, दोनों देशों में खरीदी गई सेम अमाउंट में। मान लो 100 रुपए में खरीदी गई, इंडियन करेंसी इंडिया में, और यहां पे उनके यहां के डॉलर में खरीदी गई। ऐसे हम जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से कंपेयर करते हैं। इस 100 रुपए में कितना सामान आ रहा है, सॉरी उल्टा हो गया, सामान खरीदा गया, ये इतना सामान कितने रुपए में आ रहा है, और इसी को हम आपस में कंपेयर कर देंगे। इसे कहेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी, नॉट, कई बार गलत बोल जाता हूं मैं। यही हुआ परचेजिंग पावर पैरिटी। मींस जब हम किसी करेंसी के खरीदने की क्षमता के आधार पे कंपैरिजन करते हैं। अब भारत एक गरीब देश है अमेरिका के मुकाबले, यहां की जो लिविंग कॉस्ट है वो कम है, यहां पे ज्यादा है। मींस भारत में सस्ते में जीवन बिताया जा सकता है, यहां पे सस्ते में जीवन बिताया नहीं जा सकता। तो भारत में एक्स रुपए में या एक्स करेंसी में, एक्स अमाउंट ऑफ करेंसी में ज्यादा चीजें खरीदी जा सकती हैं कंपेयर टू अमेरिका। इसलिए भारत की परचेजिंग पावर पैरिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। आया समझ में? जैसे अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ऑलमोस्ट, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता अभी, 20 ट्रिलियन के आसपास है ना, या 18 ट्रिलियन फॉर श्योर, 20 ट्रिलियन के आसपास है, मे बी 18 ट्रिलियन राइट नाउ। और भारत कितना है, 2.18 के आसपास है। लेकिन हम ट्रिपल पी में बहुत ऊपर चले जाते हैं। नॉट कंपेयरिंग टू अमेरिका, आई एम नॉट कंपेयरिंग टू अमेरिका, बट 2.18 ट्रिलियन से बहुत ऊपर चले जाते हैं। अमेरिका से तो पीछे रहेंगे, अमेरिका दूसरे पे आएगा। पहले पे चाइना हो जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, दूसरे पे यूएस, तीसरे पे हम। सो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट कम है। हम उतने अमाउंट में जितने में अमेरिका वाले डॉलर में सामान खरीदेंगे उनसे अधिक खरीद सकते हैं। इसलिए इंडियन करेंसी की परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ जाती है। ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ में आया। थैंक यू। कितना गलत बोल जाएगी।